नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की, और हम लोग 5th चैप्टर पे थे जिसका नाम है किंगडम किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज उससे आगे देखते हैं, जिसके अंदर हमने जनपद पढ़ा था, कैसे जो है नॉर्मल पीपल जो है रूलर्स बन गए थे, राजा बन गए थे, है ना। फिर वर्ण व्यवस्था कैसे आई थी, वर्ण व्यवस्था हमने देखा था, कैसे सोसाइटी जो है 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई थी। कौन कौन से वो 4 पार्ट्स थे बेटा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। महाजनपदा के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, और फोर्टिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो फोर्टिफिकेशन में क्या था कि ये बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे, जो बड़े बड़े राजा अभी स्टार्ट हुए बनने, तो उन लोगों ने 4 दीवारी, मतलब फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किला बना लेना या सुदृढ़ एक बड़ी सी दीवार बना लेना, जिससे कि कोई दूसरा उनके ऊपर हमला ना कर सके, है ना। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स, ये देखो एक वॉल आपको दिखाई दे रही है। ये कहाँ की वॉल है बेटा? द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कोसाम्बी। कोसाम्बी एक जगह है उत्तर प्रदेश में। दिस इज ए पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद को अभी प्रयागराज भी बोलने लगे। पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट अराउंड 2500 ईयर्स एगो। तो इस टाइप की एक जो है, ये देखो एक आदमी इसके ऊपर चढ़ रहा है, साफ सफाई कर रहा है। तो इस टाइप की दीवार बनाई गई थी, एक इतनी बड़ी सी दीवार जो ईंटों की बनी हुई है। तो इनकी इसको क्या ज़रूरत पड़ती थी, ताकि दूसरे राजा इसके ऊपर अटैक ना कर सके और ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। तो इस वजह से इनको इतनी बड़ी बड़ी दीवारों के किले बनाने की इनको ज़रूरत थी। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। तो इतनी आम नॉर्मल से तो बनेगी नहीं बेटा, है ना। तो बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा लेबर चाहिए, प्लानिंग चाहिए, सब कुछ इसके अंदर चाहिए। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड, है ना। बहुत सारी ईंटों की ज़रूरत है, हज़ारों की तो है ही, लाखों की नहीं तो वो कह रहे। दिस इन टर्न मीन इनॉर्मस लेबर, बहुत ज़्यादा। इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, काफ़ी बड़ा। तो बहुत सारा लेबर चाहिए, उसके लिए लेबर का मतलब है मजदूर चाहिए हमें। प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, है ना। तो बहुत सारे आदमी, बच्चे, औरतों ने मिलके काम किया होगा, तब जाके इस टाइप की दीवार बनी होगी। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। और इन सब के लिए रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज कैसे? मिट्टी चाहिए, भट्टी बनाने के लिए चाहिए, पैसा चाहिए बेटा मज़दूरों को देने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों की इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है। न्यू राजाज नाउ बिगिन मेंटेनिंग आर्मीज। अभी जो पहले तो जो राजा हुआ करता था वो जन का, है ना, जन या विश जिसे हम बोलते थे, एक समूह का जो कबीले का राजा होता था, वो पर्टिकुलर लड़ाई के लिए उसे चूज़ किया जाता था। लड़ाई अगर हार जाते थे उसको हटा के वो किसी और को बना देते थे। मगर उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मीज भी नहीं थी। वो सब किसान हुआ करते थे बेटा। जब उनको ये लगता है कि ठीक है अभी खेती नहीं हो रही है, चलो दूसरे गांव के पशु लूट करके लाते, उनका जो अनाज इकट्ठा कर रखा है उसको लूट करके लाते। तो इस टाइप के वो किसान उस टाइम पे अपने हथियार उठा लेते थे, जिसके पास जो भी दराती होगी, कुल्हाड़ी होगी, और वही आर्मी बन जाते थे। नॉर्मल टाइम पे वो अपना खेती करते रहते थे। तो कोई फिक्स आर्मी नहीं थी ऐसी जैसे आजकल आर्मीज़ होती हैं। इस टाइप की आर्मीज़ उनके पास स्टार्टिंग में नहीं थी। मगर फिर ये राजा जैसे छोटे राज्य बड़े राज्यों में कन्वर्ट हुए, उन्होंने अपना एक आर्मी रखना स्टार्ट कर दिया। वो अभी किसान नहीं थे, वो सिर्फ आर्मी का ही काम करते थे, लड़ाई लड़ना सीखते थे और लड़ाइयों के लिए ही उनको रखा जाता था। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। तो ये मौसमी वो नहीं थे कि अभी जब खेती नहीं हो रही तो चलो हम रेड कर लेते हैं, अभी सिपाही बन जाते हैं। जब सीज़न आएगा बुआई का, कटाई का, फसलों की, तो उस टाइम पे हम किसान बन जाएंगे। अभी ये जो आर्मीज थी ये फिक्स हो गई थी, ये पूरी साल इनका यही काम था, इनको पेमेंट मिलती रहती थी। सम पेमेंट्स वर probably made using punch marked coin, see in illustration पेज नंबर 84। तो पंच मार्क कॉइन क्या होती है? एक पीस, मान लो कि एक पीस है जैसे सिल्वर का, उसके ऊपर एक ठप्पा लगा देते थे ना। यहाँ पे 84 पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सामने वाले भाग के ऊपर एक टुकड़ा काट रखा, आप मान लो चांदी का, है ना, सिल्वर का, उसके ऊपर एक ठप्पा मार दिया जिसपे कुछ हाथी सा बना हुआ है, कुछ इस टाइप की हड्डियाँ सी, ये दूसरा जानवर, ये केकड़ा सा बना हुआ है। तो एक ठप्पा मार दिया है, पीछे वाली साइड में खाली पड़ा है ये। तो इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते थे। बस इनके ऊपर पंच कर दिया जाता था, ये निशान उकेर दिए जाते थे।
You will read more about this coins in chapter number 8. List two ways in which the rajas of Mahajanpada were different from those mentioned in ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा के तो राजा मैंने बताया बेटा वो कोई मतलब परमानेंट राजा नहीं थे, वो सिर्फ रेड्स के टाइम पे उनको चूज़ कर लिया जाता था। उनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, उनके पास कोई किले नहीं होते थे, फोर्टिफिकेशन वॉल्स नहीं होती थी, वो सिर्फ गाँव में रहते थे नॉर्मल टाइप से, और आम इंसान की तरह ही वो बंदा रहता था। कोई टैक्स वैक्स उसको कुछ अलग से ऐसा कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जैसे अभी राजाओं को ही मिलनी शुरू हो गई थी। तो अपने राजमहलों में रहते थे, इनको तो अच्छी सीट मिलती थी बैठने के लिए, इनकी एक अपनी आर्मी होती थी, ये टैक्सेस कलेक्ट करते थे, अभी जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारा डिफरेंस है। वहाँ का जो राजा था वो शुरुआती दौर का था और वो सिर्फ नॉर्मल पर्सन ही था। टैक्सीज, अभी इनके पास पैसा कहाँ से आता था उस आर्मीज़ को पे करने के लिए। एज द रूलर्स ऑफ महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, बड़े बड़े किले बना रहे थे, दीवार अभी हमने देखी है। मेंटेनिंग बिग आर्मीज, बहुत बड़ी आर्मी भी रखते थे वो। दे नीडिड मोर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब उन्हें पैसा चाहिए था बेटा, धन चाहिए होता था, तो वो कहाँ से आता था। एंड दे नीडिड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस, और उनको एक अभी जैसे क्या होता है हम लोग भी टैक्सेस देते हैं ना, हमारी जो आपके मदर फादर सर्विस करते हैं उनकी सैलरी से टैक्स कट जाता है, मतलब बहुत सारे टैक्सेस हमें पे करने होते हैं आज भी। तो सारा पैसा जो है गवर्नमेंट के पास चला जाता है, फिर गवर्नमेंट उससे अपने ऑफिशियल्स को, आर्मी होगी, पुलिस होगी, उनको पे करती है मेंटेन करने के लिए, है ना। सो इंस्टीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय द पीपल एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। तो पहले तो क्या होता था, वो कोई यज्ञ हवन वगैरह करता था, लोग उसके पास गिफ्ट लेके आते थे, जो भी उनके पास होता था। कोई अन्न लेके आ गया है ना, ये जैसे जवार, बाजरा, गेहूँ, चावल लेके आ गया, जो भी उसके पास होता था, हनी लेके आ गया, किसी ने काऊ गिफ्ट कर दी, तो वो ओकेजनल गिफ्ट होते थे और वो मर्जी होता था, कोई इतना फोर्सफुल नहीं थे। मगर अभी इन्होंने फोर्सफुल टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया ओकेजन के ऊपर, है ना, रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अभी इनके पास और तो ज़्यादा रिसोर्सेज है नहीं, कारें बन नहीं रही हैं, साबुन तेल कुछ ऐसा बन नहीं रहा है कि उसके ऊपर वो टैक्स लगा सके, है ना। तो इनके पास तो खेती सबसे ज़्यादा हो रही थी, उसी के ऊपर ये लोग टैक्स लगाते थे। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वॉज फार्मर्स, यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्सड एट 1/6 ऑफ वट वॉज प्रोड्यूस। दिस वॉज नोन एज भाग और शेयर, है ना, भागा लिख रखा है, भाग या उसे शेयर बोलते थे, हिस्सा। तो मान लो कि आपके 6 kg गेहूँ हुई है, तो 1 kg आपको राजा को देनी पड़ेगी, 1/6 का यही मतलब होता है। देर वर टैक्सीज ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। क्राफ्ट पर्सनस क्या होते हैं, जैसे कोई भी जो कुम्हार हो गया, है ना, ये लकड़ी का काम करते हैं, सुनार हो गया, जितने भी ये सब है। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। फॉर एग्जाम्पल ए वीवर और ए स्मिथ में हैव टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग्स। तो इनसे अनपेड लेबर ले ली जाती थी कि भाई महीने में एक दिन तू जो है हमारे राजा के लिए काम करेगा, उस दिन तू अपने लिए काम नहीं करेगा। तो वो भी एक टाइप का टैक्स ही है बेटा, उससे, है ना, वो पैसे ना ले करके उससे उसका श्रम ले रहे हैं, काम ले रहे हैं, उसका लेबर यूज़ कर रहे हैं। हर्डर्स वर एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो पशुपालक होते थे उनको बोला जाता था भाई तू एक पशु दे दे, है ना, कोई बकरी पाल रहा है तो एक बकरी दे दे भाई हमें, कोई गाय रखता है एक बछड़ा दे दे हमें, इस टाइप से उनसे भी टैक्स उस फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था। देर वॉज आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रोट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। तो मान लो कि जैसे कोई गुजरात से लेकर के आया, कोई पाकिस्तान वाले एरिया से कुछ लेकर के आया बेचने के लिए मगध के अंदर, है ना, आज के पटना के अंदर, तो उसको बोलते थे सिटी में अगर आपको ये सामान बेचना है तो इतना टैक्स हमें देना पड़ेगा। द हंटर्स एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। तो हंटर गैदरर जो भी शिकारी वगैरह होते जंगल में रहते थे उनको भी चीज़ें राजा को देनी पड़ती थी। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर एंड गैदरर्स। अब तुम खुद सोच के बताओ कि हंटर गैदरर राजा को क्या देते थे ना, क्या देंगे वो बेटा, हनी दे देंगे, वहाँ पे जो फल फ्रूट्स होते हैं जंगल के अंदर वो दे देंगे, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो राजवैद्य को चाहिए होते थे, जो उस टाइम के डॉक्टर होते थे, वो सब दे देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, नट्स होगी, ये सब चीज़ें जो हंटर गैदरर्स थे वो प्रोवाइड कर सकते थे राजा को। तो अभी हम यहाँ पे आगे चेंजेस इन द एग्रीकल्चर। अभी क्या चेंज आया, मेजर चेंज क्या आया, है ना। तो अभी एकदम से बड़े राज्य कैसे सरवाइव कर गए। पहले तो किसान जी इतना ही उगा पाता था कि वो खुद का खा लेगा, उसका परिवार खा लेगा, मगर अभी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गया है, सरप्लस बहुत ज़्यादा हो गया किसान के पास, जो टैक्स के रूप में राजा को दे सकता है।
देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वाज द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लोगशेयर, है ना। प्लोगशेयर क्या, आयरन, ये मतलब हल आप बोल लो, ये हल टाइप का है ना। तो यहाँ पे ये लकड़ी का बना होता था, मगर यहाँ पे एक इसके ऊपर एक लोहे की परत चढ़ा दी जाती थी। अभी बेटा आयरन ने जो है मैन की ज़िंदगी चेंज कर दिया ना, ह्यूमन बींग्स की अर्थ के ऊपर जो है। उससे पहले कुछ और हुआ करता था। आयरन का हमने जब आविष्कार कर लिया है, ढूंढ लिया है, मतलब आयरन के इक्विपमेंट हमने बनाना सीख लिया, उससे बहुत ज़्यादा चेंजेज आए, क्योंकि वो बहुत हार्ड मेटल है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो मान लो कि ये जो आपको हल दिखाई दे रहा है, इसकी जो फाल इसे बोलते हैं ना, यहाँ पे एक आयरन की एक परत चढ़ा दी जाती थी। तो इससे क्या होता था, लकड़ी को अगर आप ज़्यादा पैना करोगे, जो उससे मेन तो ये होता है कि इनको मिट्टी खोदनी होती थी, है ना। खेती करने के लिए क्या करते हो, ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं। तो लकड़ी अगर ज़्यादा पैनी कर दोगे अंदर जाएगी और टूट जाएगी। और कोई मेटल इतना हार्ड है नहीं, मगर ये आयरन का जब बना हुआ है, ये मिट्टी के अंदर जाता है तो ये गहराई तक खोद सकता है ना। फिर उसके अंदर बीज डाल दिए जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, अगर मतलब ज़्यादा थोड़ी सख्त टाइप की मिट्टी भी है, तब भी हम इस आयरन वाले प्रोगशेयर से, जिसके ऊपर आयरन की परत चढ़ी हुई है, उससे हम इसे खोद सकते हैं। यहाँ भी हम उपजाऊ मतलब बुआई कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। One was the growing use of iron plowshare. This meant that heavy clayly soil could be turned over better than with a wooden plowshare. तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो so that more grains could be produced. तो अभी हम किसी भी ज़मीन के ऊपर खेती कर सकते थे। Second, people began transplanting paddy. पहले पैडी का आपने देखा है, पैडी किसे बोलते हैं, चावल को, उसे धान की खेती भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, पहले एक छोटे से एक क्यारी के अंदर आप लगा लो, या छोटे एरिया के अंदर बहुत सारे प्योद बो दी जाती है, उसको प्योद बोला जाता है। फिर उसको वहाँ से उखाड़ उखाड़ के फिर पूरे खेत के अंदर बो दिया जाता है। मतलब पहले एक क्यारी में तैयार किया जाता है उसकी प्योद को, उसको प्योद बोलते हैं, जो छोटा पौधा तैयार करते हैं हम। फिर वहाँ से उसको उखाड़ उखाड़ के और फिर बड़े इलाके के अंदर उसे फैला दिया जाता है। इसी को बोल रखा है कि वो ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी यहाँ से स्टार्ट होगी है। दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, स्प्राउट मतलब उगना, सैम्पलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। तो पहले तो क्या होता था, सिर्फ बीज डाल दिए जाते थे ज़मीन के ऊपर, उनमें से कुछ पौधे उगते थे, कुछ मर जाते थे। अभी यहाँ पे पहले हम प्योद तैयार करते थे एक थोड़े एरिया के अंदर, फिर वहाँ से उखाड़ उखाड़ के उसको फैला करके मतलब सीधे पौधे बोते थे। अभी बीज नहीं डाल रहे थे हम, आप कह सकते हो। आप जो गांव के होंगे वो जानते भी होंगे कैसे धान की खेती होती है। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव्ड, हाउर इट वाज बैक ब्रेकिंग, है ना। बहुत मुश्किल होता है जो हम खेतों के अंदर, वो पूरा पानी के अंदर हम लोग घुसे रहते हैं, सारा दिन आपको झुके हुए रहना पड़ेगा। तो इतना आसान काम नहीं है पैडी मतलब धान की खेती करना या बुआई करना। जनरली स्लेव मैन एंड वीमेन, दासा एंड दासीज, जो दास और दासियाँ होती थी, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, करामकाराज, हैड टू डू दिस वर्क। तो इस टाइप के जो लोग हुआ करते थे, दास दासियों से ये लोग काम कराया करते थे। कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड इंक्रेज दिस चेंज। अरे भाई, उसको पैसा चाहिए था ना, जब खेती ज़्यादा होगी तभी तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो इनक्रेज करेगा ही, है ना। वो खूब सारे उनको हल दे देगा गांव वालों को, लो भाई तुम खेती करो। एक क्लोजर लुक एट मगधा। अभी दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक मगध के बारे में, एक वज्जी के बारे में। दोनों का प्रशासन अलग अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग अलग है। फाइंड मगधा ऑन मैप 4, हमें पता ही है वो पटना आज के बिहार के अंदर पड़ता है। मगधा बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल के अंदर ही मगध जो है एक बड़ा महाजनपद बन गया, जिसने आस पड़ोस के अपने कई सारे जनपदों को जीत लिया। मैनी रिवर्स सच एज गंगा सोन फ्लोड थ्रू द मगधा। तो ये फर्टाइल लैंड थी बेटा, यहाँ खेती अच्छी होती थी, क्योंकि गंगा और उसकी एक सहायक नदी सोन इसी इलाके से बहती थी। दिस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। एक तो नदियों से ट्रांसपोर्ट एज कम्पेयर टू रोड काफ़ी ईजी पड़ता है, और दूसरा वाटर सप्लाई मिल जाती थी उनके शहरों को, गाँव को, है ना। मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और जो नदी के आसपास की ज़मीन होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड। और आस पड़ा उसका इसका इलाका जो है वो जंगल भी था, जहाँ से उनको हाथी मिल जाया करते थे। हाथी को कैप्चर करके ट्रेंड करके वो आर्मी के लिए यूज़ किया करते थे। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स। तो
जो है रथ वगैरह बनाने में भी उनके काम आती थी, लकड़ी आस पड़ोस के जंगलों से जो काट करके लाया करते थे। बिसाइड्स देर वर आयरन और माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। अभी देखो आयरन की ऐसे तलवार ज़मीन से तो निकलती नहीं है, वो और की फॉर्म में आयरन मिलता है, उसको पिघला करके उसको साफ़ करके तब हम उसको शेप दे करके तलवार या ये जो हल्की फाल वगैरह ये सब बनाते हैं, टूल्स वगैरह बनाते हैं ना। तो आयरन और वहाँ पे अबेंडेंट अवेलेबल था आयरन, जो है आयरन और की माइंस थी ये मगध साम्राज्य के अंदर। ये आईएएस के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्यों मगध ही बाकी महाजनपदों को जीत करके एक बड़ा साम्राज्य बनाने में सक्षम हो सका। वो इसीलिए था क्योंकि इनके यहाँ आयरन माइंस थी, इनको अबंडन में जो आयरन मिलता था तलवारें वगैरह ये बनाने में बड़ा इजी था। ये सारे जो दे रखे हैं सारे उसी चीज़ के लिए आपकी बुक में दे रखे हैं सारे पॉइंट्स। मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। देखो इसके यहाँ बहुत दो बड़े राजा हुए, एक का नाम था बिंबिसारा और एक दूसरे का नाम उसका बेटा था जिसका नाम अजातशत्रु था ना। एक बिंदुसार अलग है, उसके बारे में वो अशोक का पापा था, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले वाले हैं बिंबिसारा। तो बिंबिसार ने ये जीतना स्टार्ट किया था और फिर आगे जा कर के बड़े साम्राज्य का रूप ले लिया था। अजातशत्रु भी इसी टाइप से उसका बेटा था, वो भी दूसरे राज्यों को जीतना चाहता था। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कंकर दीज अदर महाजनपदास, है ना। इन्होंने सारे रास्ते अपनाए किस तरीके से दूसरे महाजनपदों को हम जीत करके अपने राज्य में मिला ले। महापदम नंद वॉज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर, ये भी एक बड़ा रूलर था। ये एक्सटेंडेड इज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। वो अपने देखो बिहार कहाँ पे पड़ता है बेटा, और ये जीतता जीतता जो है पंजाब तक अपने राज्य को खींच करके ले गया। इसने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया था। राजगृह जो आजकल राजगीर करके बोला जाता है, बिहार की उस टाइम पे मगध की कैपिटल हुआ करती थी और वो कई सालों तक रही। बाद में इसकी कैपिटल जो है शिफ्ट होकर के और पाटलिपुत्रा मॉडर्न डे पटना में शिफ्ट हो गई थी। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा, प्रेजेंट डे आजकल जिसे हम पटना करके बोलते हैं, जो बिहार की प्रेजेंट डे में कैपिटल है। मोर देन 23 ईयर्स एगो ए रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे हम बोलते हैं, उसको हम हिंदी में सिकंदर भी बोलते हैं। वो मैसिडोनिया का था, यूरोप का एक राजा था, मगर वो वहाँ से जीतता हुआ उसने सोचा कि मैं पूरे वर्ल्ड को कनकर कर लूँगा, जीत लूँगा पूरे वर्ल्ड को। वो वहाँ से चलता स्टार्ट किया उसने बेटा। फिर ये पूरा एशिया इस तरफ का मतलब आप कह सकते हो कि वेस्ट एशिया, जो उस टाइम पे पर्सिया जिसे मॉडर्न डे ईरान बोलते हैं, उसे उस टाइम पे फारस बोलते थे हिंदी में, इंग्लिश में उसे पर्सिया बोलते थे। उसको जीतता हुआ, वो भी बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसको पूरे को जीतता हुआ वो इंडिया तक घुस आया था, है ना। ऑफ कोर्स ही डिडंट कनकर द, उसका एम क्या था, पूरे वर्ल्ड को जीतना था। वांटेड टू बिकम ए वर्ल्ड कॉन्करर। ऑफ कोर्स ही डिडंट कनकर द वर्ल्ड बट डिड कनकर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ बीस कौन सी है बेटा, ब्यास रिवर जिसे बोलते हैं, मॉडर्न डे अपने पंजाब के अंदर बहती है ये ना। When he wanted to march further eastward, his soldiers refused. They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. तो जब वो मतलब आप सोच लो कि वो 7 साल से लड़ाइयाँ कंटिन्यूस लड़ता हुआ अपने यूरोप से चल करके पैदल, आप सोचो है ना, घोड़ों पे और पैदल, कोई ऐसा शिप से नहीं आया था ना एरोप्लेन से आया था। तो 7 ईयर्स वो कंटिन्यूस फाइट करता हुआ जीतता हुआ और इंडिया तक आ गया था। उसके सोल्जर्स जो थे वो थक चुके थे बेटा एकदम, वो अपने घर वापस जाना चाहते थे। तो ब्यास रिवर से आगे उन्होंने बढ़ने से मना कर दिया। एक तो उनको ये था कि घर की बहुत याद आ रही थी, दूसरा बुक में ऐसा लिख रखा है कि वो जो उस टाइम महापदम नंद हुआ करता था या घनानंद हुआ करता था, मतलब नंद वंश का राज था पाटलिपुत्र के ऊपर या मगध साम्राज्य पे, वो उसके बहुत बड़ी सेना थी उसके पास भी। तो आगे थोड़ा सा बोल तो ऐसा रखा कि वो उससे डर गए थे, है ना। इन वट वेज वर द आर्मी इज डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा। अब बहुत फ़र्क है बेटा, ऋग्वेदा वालों के पास तो कुछ नहीं हुआ करता था, है ना। वो तो अब किसान हुआ करते थे, बस कभी कभी लड़ाई के लिए तैयार हो जाया करते थे। अभी यहाँ इनके पास स्टैंडिंग आर्मीज़ हैं, एलिफेंट्स हैं, है ना, रथ है, घोड़े हैं, सब कुछ इनके पास आ गया है। अभी देखो, अभी तो हमने मगध के बारे में पढ़ा था, अभी हम वज्जी के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक महाजनपद था। वाइल मगधा बिकेम ए पावरफुल किंगडम, वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, वैशाली ये भी बिहार में ही पड़ता है,
वॉज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज घना और संगा। इनको संघ था, वो संघ का मतलब होता है कई सारे राजा या कई सारे जो है बड़े लोग मिलकर के एक सरकार को चलाते हैं ना। वो किसी भी मैटर के ऊपर वोटिंग वगैरह करेंगे फिर निर्णय लेंगे। वहाँ पे कोई एक जैसे अभी मगध के तो हमने देखा अजातशत्रु, महापद्म नंद या बिंबिसार जो थे, ये सिंगल हैंडेडली राजा थे, इन्हीं का कंट्रोल था पूरे के ऊपर। मगर ये वज्जी संघ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे, वो आपस में मिल बैठ के जो है डिसीजन लिया करते थे, या बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे वो मिल बैठ के डिसीजंस लिया करते थे। इन्हें घना और ए संगा देर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल टुगेदर ईच वन was known as a raja. These rajas performed rituals together, है ना। They also met in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate. तो ये लोग जैसे आज का पार्लियामेंट्री सिस्टम है अपना, वहाँ पे क्या करते हैं, हम एक एक इलाके से चुन करके लोगों को भेजते हैं, अपने लीडर्स को भेजते हैं, वो बैठ करके पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करते हैं, बहुत सारे बिल्स लेकर के आते हैं, बहुत सारे न्यू रूल्स लेकर के आते हैं, पुराने रूल्स को ख़त्म भी कर देते हैं। तो वहाँ पे वो बैठ करके डिसीजन मेकिंग करते हैं बेटा। तो यही जो सिस्टम था, यही आप कह सकते हो कि संघ में या वज्जी उस टाइम के जो संघ हुआ करते थे उनके अंदर यही वाला सिस्टम था। मगर आजकल तो हम किसी भी आदमी को चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। मगर ये जो उस टाइम के जो वज्जी संघ के अंदर जो लोग हुआ करते थे वो भी मतलब रॉयल फैमिलीज टाइप के ही थे, वो वैसे आम आदमी नहीं थे। For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women, dasas and कर्मकारास could not participate in this assembly. तो नॉर्मल लोगों के लिए असेंबलीज बंद हुआ करती थी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। Both the Buddha and Mahavira, about whom you will read in chapter 6, belong to the महावीर बुद्ध और महात्मा बुद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। महावीर जैन और महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये दोनों संघ के ही थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन संघा कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। तो बुद्धिस्ट बुक्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें संघ से रिलेटेड दे रखी हैं। देखो, घना इज़ यूज्ड फॉर ए ग्रुप दैट हैज़ मैनी मेंबर्स। संघ भी वही होता है बेटा, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी बुक में दे रखा है कि कैसे जो है वो अजातशत्रु वज्जी संघ को जीतना चाहता है। वो महात्मा बुद्ध के पास अपने एक मंत्री को भेजता है, उसे बोलता है कि तुम पता करो कि कैसे जीते। दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जी फ्रॉम द दिग्ग निकाय। दिग्ग निकाय एक जो है ये बुद्धिस्ट बुक है ना, विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ बुद्धा। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स है। वो अजातशत्रु जो मगध का राजा है एंड वज्जीज के बारे में। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम वसाकारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कि उसने किसको भेजा, वसाकारा को भेजा बुद्ध के पास, कि उनसे पूछ के आओ कि मैं कैसे वज्जी संघ को जीतूँ। द बुद्ध आस्क्ड वेदर द वज्जीज मेट फ्रीक्वेंटली। उसने पूछा क्या वज्जी मिलते हैं असेंबलीज के अंदर। व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, ही रिप्लाइड दैट द वज्जीज वुड कंटिन्यू टू प्रोस्पर एज। तो बोलता है कि उनको जीतना मुश्किल होगा आपके लिए जब तक कि वो मिलते हैं, असेंबलीज करते हैं, जो आपस में मिल बैठ के बातें करते हैं। दे फॉलोड इस्टेब्लिश्ड रूलर्स, जो उनके रूलर्स बने हुए हैं उनको मानते हैं। रिस्पेक्टेड एल्डर्स की बात सुनते हैं। वज्जी वीमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर। उनको ज़बरदस्ती नहीं रखा जाता औरतों को। चैत्याजो कहता है कि बुद्ध जो या जो साधु संत उनका सम्मान करते हैं गाँव में, है ना। वाइस सेंट्स जो साधु हैं उनकी बातों को सुनते हैं। मतलब उसके कहने का मतलब है कि जब तक वो धर्म का पालन कर रहे हैं वज्जी संघ वाले, तो उनको हराना मुश्किल है ना। तो वो एक उसको बोलता है कि अजातशत्रु फिर वसाकारा को उन वज्जी संघ में भेजता है कि वहाँ फूट डलवा दे, आपस में वो लड़ने लग जाएं। तो उसके बाद उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। फिर अजातशत्रु अटैक करता है और वज्जी संघ को जीत करके अपने राज्य में मिला लेता है। कुछ इस टाइप से हुआ था, है ना। In what ways was the वज्जी संघ different from the other महाजनपदास? Try and list at least 3 differences। भाई यहाँ बहुत सारे राजा थे, बाकी जनपदों में तो एक का ही कंट्रोल हुआ करता था। राजा जो पावरफुल किंगडम ट्राई टू कनकर संघास, है ना। बहुत कोशिश की इन्होंने संघास को जीतने की। नेवरथलेस दिस लास्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। मगर इनमें से कुछ जो है बहुत लंबे टाइम तक चले। till about 1500 years ago when the last of the Ghana or Sangha were conquered by the Gupta rulers about whom you will read in chapter 10।
तो चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में कि कैसे लास्ट वाला वो सर्वाइव कर गया था। तो इतना ही आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। कीवर्ड्स तो ये राजा है, आपको पता ही है। एक यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, यू आर पीपिंग। पीपिंग मतलब झांकना, है ना, छुप करके। थ्रू ए क्रैक इन द वॉल of the assembly of Vaishali where a meeting is in progress to discuss ways to deal with the attack of king of Magda. Describe what you might hear. तो आप सोचो कि आपको वहाँ क्या दिखाई देता है, क्या सुनाई देता है ना, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। कोई डाउट हो, कुछ हो, आपका सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।